हाय, दिस इज़ बालेंदु प्रताप सिंह। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये कक्षा 10 के गणित का एक और नया लेक्चर है। तो क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक और नई क्लास में अगेन आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 चैप्टर 3। और चैप्टर 3 हमारा क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके बारे में पढ़ना है हमें, इसके बारे में डिटेल स्टडी करनी है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि रैखिक समीकरणों का युग्म इन टू वेरिएबल्स, दो चर राशियों में। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर शुरू करने के पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये तो हमें पढ़ना है, ये पहले मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये पढ़ने के पहले मैं सोच रहा हूं कि आपको थोड़ा सा बेसिक से ले चलूं। एडवांस लेवल तो हम जाएंगे नो डाउट। आप जैसे ही पढ़ते आप इस टॉपिक पे 4-5 लेक्चर आ जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो बाद के लेक्चर्स होते हैं वो बहुत टफ होते चले जाते हैं, मतलब बहुत डिटेल में हो जाता है। लेकिन शुरुआत हम करते हैं बेसिक से, ताकि अगर आपको चीजें नहीं भी आती हैं, आप भूल गए हैं, तो आपको बार बार कहीं और से रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि समीकरण क्या है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि समीकरण क्या है, क्या होता है समीकरण। और समीकरण के बाद मैं आपको बताऊंगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर में रैखिक समीकरण, एक चर में रैखिक समीकरण। इसके बाद जब एक चर में रैखिक समीकरण आपको समझ में आ जाएगा तो दो चर में रैखिक समीकरण बताऊंगा। दो चर में रैखिक समीकरण ये क्या होता है, ये आपको बताया जाएगा। जब दो चर में रैखिक समीकरण आपको पता चल जाएगा, तब मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बताऊंगा। यानी कि पहले समीकरण क्या होता है ये जानेंगे हम लोग, फिर एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है वो जानेंगे हम लोग, फिर दो चर में रैखिक समीकरण क्या होते हैं वो जानेंगे हम लोग। और उसके बाद दो चर में रैखिक समीकरण जब जान जाएंगे तो उनका जोड़ा युग्म। भाई दो चर वाला एक रैखिक समीकरण यहाँ, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण यहाँ, दोनों का युग्म, इसके बारे में डिटेल स्टडी हम करेंगे। तो यहां तक पहुंचने के पहले छोटी छोटी बेसिक चीजों से हम शुरुआत करके चीजों को आगे ले जाएंगे। तो आप बने रहिएगा इस लेक्चर में आखिरी तक। अगर आपको बहुत ही अच्छे से चीजों को जानना है तो प्लीज आप क्या करें, जैसे ही वीडियो को शुरू करें तो आखिरी तक देखें और ढंग से पढ़ाई करें। आप इसको स्किप ना करें, आप इसको छोड़ के ना जाएं। अगर आप कर रहे हैं तो लेक्चर को पूरा कंप्लीट करिए, अदरवाइज नहीं पढ़ना है तो देखिए ही मत। आप पढ़ने लिखने वाले वीडियोस को खोला ही मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं समीकरण से। क्या होता है समीकरण? देखिए हमारे पास दो तरह की राशियां होती हैं, एक तो होता है चर राशि, एक होता है अचर राशि। अब देखिएगा इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चर राशि कौन सी राशियां होती हैं? वे राशियां जिनका मान लगातार बदलता रहता है, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, इनका मान बदलता रहता है ना। आपने भी देखा होगा, हमने कोई वैल्यू x ले लिया, उसका वैल्यू कभी 2 आ जाता है, कभी x बराबर 4 आ जाता है, कभी x बराबर 5 आ जाता है। मतलब x y z में से कोई भी वेरिएबल्स, इनको कोई भी आप अगर ले लोगे वेरिएबल, कोई भी आप राशि ले लोगे तो वो कौन सी राशि हो जाएगी? चर राशि हो जाएगी। चर राशि का मतलब कि वह राशियां जिनका मान लगातार बदलता रहता है। और अचर राशियां कौन सी होती हैं? वह राशियां जिनका मान कभी भी बदलता नहीं है। जैसे कि पांच, पांच अभी पांच है, हमेशा पांच ही रहेगा, इसका मान कभी भी बदलेगा नहीं। जैसे कि चार, इसका मान कभी बदलेगा नहीं। जैसे कि तीन, दो, एक, कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी भिन्न लिख दो, 2/4, 2/1/2, कुछ भी लिख दो आप। तो ऐसी राशियां जिनका मान कभी बदलता नहीं है वे कहलाती हैं अचर राशियां। और चर जो चल ना सकती हो, जिनका मान बदलता ना हो। चर राशियां मींस जो चल सकती हो, जिनका मान बदलता हो। चल सकती हो का मतलब आप वो मत समझ लेना कि विराम और गति की अवस्था नहीं चल रही है, मतलब एक समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। चर को चल से आप समझ सकते हैं कि जो राशियां जिनका मान बदलता रहता है वे चर राशियां कहलाती हैं। तो अगर ये दो चीज आपको क्लियर है तो अब आपको समीकरण भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जब कभी चर और अचर राशियों को जोड़, घटाने, गुणे व भाग के रूप में मिलाकर लिख दिया जाता है तो वो एक व्यंजक बनता है, बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे जैसे मैंने लिखा 5x+2, इसमें देखिएगा 5 अचर राशि है, 2 अचर राशि, x चर राशि है। इन तीन लोगों को, अब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुणे है, यहाँ पे कुछ नहीं तो जोड़ है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि चर और अचर राशियों को जब आप जोड़, घटाना, गुणे, भाग के रूप में मिला के एक साथ लिख देते हैं तो उस समय बनता है आपका बीजीय व्यंजक। तब बनता है बीजीय व्यंजक सॉरी, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं मैं। क्या बनता है?
बीजीय व्यंजक बनता है। अभी समीकरण नहीं बना है, देखिएगा समीकरण तक भी हम पहुंचेंगे, समीकरण कैसे बनेगा वो भी जानेंगे। लेकिन अभी जब आप जोड़ घटाओ गुणे भाग के रूप में चीजों को जोड़ घटा के अगर आप लिख देते हैं तो वो क्या कहलाएगा वो एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, बीजीय व्यंजक। अब देखिएगा बीजीय व्यंजक में जैसे कि आपने कोई और वेरिएबल, जैसे यहाँ पे देख लो, सपोज दैट मैं कोई और वेरिएबल लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 2x² + 3x + 5। इसमें आप क्या क्या देख रहे हो, 5 है, 3 है, 2 है, x है, x है, हो सकता है इसी में y वाला भी हो। तो चर राशियां अचर राशियां इनको जोड़ घटाने गुणे भाग के रूप में मिला के एक साथ लिखोगे तो क्या बनेगा, बनेगा बीजीय व्यंजक। लेकिन स्टूडेंट्स अगर अगर इन्हीं इसी बीजीय व्यंजक में एक चिन्ह और आ जाए बराबर का, अगर एक चिन्ह और आ जाए किसका, बराबर का, तो वो तुरंत बीजीय व्यंजक समीकरण में बदल जाता है। जैसे कि 2x² + 3x + 5 = 0 लिख दिया मैंने, जैसे ही मैंने बराबर 0 लिखा, अब यही बीजीय व्यंजक किसका रूप ले लेगा, समीकरण का। जैसे ये 5x + 2 था, 5x + 2 था, अभी तक ये बीजीय व्यंजक था, जैसे मैंने लिख दिया = 9, जैसे ही इस बीजीय व्यंजक में एक चिन्ह आ गया बराबर का, बराबर के बाएं पक्ष में कुछ ना कुछ होगा, बराबर के दाएं पक्ष में कुछ ना कुछ होगा, तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा यहां पे जो लिखा है समीकरण। तो मैंने क्या कहा कि जब बीजीय व्यंजक में बराबर का चिन्ह आ जाता है, बराबर के बाएं पक्ष में कुछ, बराबर के दाएं पक्ष में कुछ, तो वो जो भी बन के आता है हमारे सामने वो क्या कहलाता है, वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक जैसे आप यहां पे देख लो एक और एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 5z - 3 = z/2 - 11। ठीक है, जरूरी नहीं कि बराबर के दाएं साइड में 0 है, बराबर के बाएं साइड में, जरूरी ये नहीं है। जरूरी क्या है कि उस बीजीय व्यंजक में अगर बराबर आ गया, एक बार बायां पक्ष आ गया, एक बार दायां पक्ष आ गया, तो अब बराबर के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में जब दो अलग अलग चीजें आ जाएंगी, मतलब एक बीजीय व्यंजक में बराबर का चिन्ह आ जाएगा, तो ये फिर किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा समीकरण में। तो उम्मीद करता हूं अब आपको बीजीय व्यंजक और समीकरण में डिफरेंस पता लग गया होगा। तो यानी कि आपको क्या क्या पता लग गया, मैं समराइज करता हूं। चर राशियां, चर वे राशियां जिनका मान बदलता है, अचर वे राशियां जिनका मान नहीं बदलता है। और उसके बाद आता है व्यंजक की बात। व्यंजक क्या होता है भाई, जब भी हम मतलब चर राशि और अचर राशि को जोड़ घटाने गुणे भाग के रूप में मिला के इन संक्रियाओं को मिला के एक साथ लिख देते हैं, तो इनके संयोजन को क्या कहा जाता है, इनके संयोजन को कहा जाता है बीजीय व्यंजक। और जब उसमें बराबर का चिन्ह आ जाता है, बराबर 0 हो जाए, बराबर कुछ भी हो जाए, मतलब बराबर का प्रतीक आ जाए, बाएं साइड में कुछ एक चीजें हो, दाएं साइड में कुछ एक चीज हो, तो फिर वही बीजीय व्यंजक किसमें बदल जाता है, समीकरण में या फिर इक्वेशन में। इंग्लिश में समीकरण को इक्वेशन कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समीकरण समझ में आया होगा कि क्या होता है। आई रिपीट अगेन कि अगर आपको चर और अचर राशियों को मिला के जोड़ घटाने गुणे भाग और बराबर के चिन्ह के साथ लिख दिया जाए तो फिर क्या बन जाता है, समीकरण। मैं इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देता हूं। अभी मैं जब इस डेफिनेशन यहाँ पे लिखूंगा तो आपको बताऊंगा, आप उसको लिख लेना, फिर आगे चलेंगे। ओके, तो फटाफट से ये डेफिनेशन आप लिखिए अपने कॉपी में। देखिए, क्लास 10th के स्टूडेंट्स को बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। अगर आप आगे की सोच रहे हैं कि आपको आगे मेहनत से पढ़ना है, कोई कंपटीशन में जाना है, कोई कंपटीशन क्रैक करना है, या फिर आपका कोई टारगेट होगा इंजीनियरिंग और दुनिया भर की चीज़ें जो मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई हैं, तो आपको ये बेसिक्स आने बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप इन बेसिक्स पे फोकस करिए, फटाफट से इस डेफिनेशन को लिखिए, फिर आगे चलते हैं। और एक और बात, कुछ बच्चे कह रहे थे कि ये रेड कलर के बोर्ड के साथ, एक स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि रेड कलर के बोर्ड के साथ उनको थोड़ी असुविधा हो रही है। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर आपको थोड़ी असुविधा हो रही है तो उसके लिए हमें दुख है, लेकिन अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए अभी फिलहाल इसी पर मैं कंटिन्यू करूँगा। देखिए, अगर मैं एक वैसी वीडियोज़ लेके आता हूँ जिसमें जैसे सपोज दैट अगर मैं सामने से आके पढ़ाता, मैं भी वीडियो में दिखाई देता और फिर मैं एक बड़े बोर्ड पे पढ़ाता, थोड़ा सा उसमें साउंड का इशू आ रहा है, बहुत अच्छे से आवाज़ नहीं क्लियर हो पा रही है, और कहीं ना कहीं बोर्ड का भी थोड़ा सा इशू है, मतलब उतना बड़ा बोर्ड नहीं है अपने पास। तो फिलहाल मैं इसलिए वो अरेंजमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको सही से दिखाई नहीं देगा या फिर आप मेरी बातों को सुन नहीं पाओगे तो फिर पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। आपको स्क्रीन पूरा दिखना चाहिए और साफ साफ दिखना चाहिए। तो इस पे अभी फिलहाल साफ साफ आपको दिखाई देता है, क्योंकि आवाज़ बहुत नीट एंड क्लीन आती है, तो इसलिए फैसिलिटीज़ कम है, लेकिन आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, आपको चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए और पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ने में आपका इंटरेस्ट है, तो आप प्लीज़ थोड़े दिन के लिए आप मतलब ये आप भूल जाइए कि रेड कलर है, और थोड़ा मतलब अगर आपको दिक्कत हो रहा है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, तो अगर पढ़ना है तो थोड़ी बहुत मुश्किलें आप देख सकते हैं। बाकी आप खुद अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अगर हाई स्कूल में आ गए हैं तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को। तो फटाफट इसको लिखिए, फिर आगे चलते हैं और भी बातें करेंगे।
चलिए आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है एक चर में रैखिक समीकरण। जैसे कि पहले आपको समीकरण पता होना जरूरी था कि समीकरण क्या होता है, क्योंकि सारी चीजें, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका समीकरण पे ही डिपेंडेंट है। तो इक्वेशन मैं आपको समझा चुका हूं, अब मैं आपको एक चर में रैखिक समीकरण बता रहा हूं क्या होता है। ये देखिए, जैसा कि ये नाम खुद आपको सजेस्ट कर रहा है, एक चर। इसने बोला एक चर, या फिर इंग्लिश में, इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहां से समझ सकते हैं वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन्स कि एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक वेरिएबल हो, यानी कि या तो x हो अकेला, या तो अकेला y हो, या तो अकेला z हो, या तो अकेला w हो। मतलब कुछ भी आप एक वेरिएबल, या तो अकेला ये होगा, या तो अकेला ये होगा, या ये होगा, या फिर ये होगा। एक चर या फिर वन वेरिएबल से ये समझ में आता है। और चूंकि लीनियर है, रैखिक समीकरण की बात चल रही है, रैखिक या फिर इंग्लिश में लीनियर, इंग्लिश को पकड़ के चलना भाई, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश को कैच करके चलने, रैखिक या फिर लीनियर। जब लीनियर की बात आ गई स्टूडेंट्स, रैखिक की बात आ गई, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि x की जो पावर है, x की जो पावर है वो एक होगी। मतलब x की घात या फिर y की घात एक, z की घात एक, या फिर w की घात एक। और आपको पता है, अब घात एक को तो लिखा नहीं जाता है, बस आप x लिख के छोड़ दोगे तो कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब समझ में आता है कि x की पावर 1 है। y लिख के छोड़ दोगे, कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब y की पावर 1 है। z लिख के छोड़ दिया, इसका मतलब z की पावर 1 है। तो हमेशा, अब लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन की, रैखिक की, तो हमेशा पावर जो होगी वो एक होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर नहीं चलेगा, एक्स क्यूब नहीं चलेगा। पावर कितनी होगी? एक होगी। जो पावर होगी आपको याद रखना है कि एक होगी, और जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा वो भी कितना होगा? एक होगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल से आप समझ सकते हो। सपोज दैट मैंने क्वेश्चन लिखा ये वाला, 6x + 7 इज इक्वल्स टू 10 + 3x। इसमें देखो ना ध्यान से, केवल x है। ये कह सकते, ये समीकरण किसमें है? ये समीकरण x में है। इसमें कितनी चर राशियां हैं? अकेली है। कौन सी चर राशि है? वो है x। और ये बराबर के चिन्ह के साथ है तो समीकरण है। तो यानी कि ये, एक तो ये पता चलेगा कि एक चर में समीकरण है। अब रैखिक है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? x की पावर देख के। तो देखो ना, x की पावर यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पे भी x की पावर कुछ नहीं है तो एक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो x की पावर एक में ही ये दिखेगा आपको, अभी भी दिख रहा है। तो ये चूंकि x की पावर एक है और चूंकि अकेला x है, तो एक चर में रैखिक समीकरण हो गया। एक एग्जाम्पल ये हो गया। और भी बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख सकता हूँ। जैसे सपोज दैट मैंने ऐसा लिखा, करड़ी में दो x - 2√2 x बराबर मान लो 5√6 लिख दिया। अब ये भी समीकरण है? हाँ बिल्कुल है। कितने राशियों में है? एक चर में है कि दो चर में? तो देखो ना, यहाँ पे x चर राशि में, ये तो अचर राशि है, ये भी अचर राशि है, ये भी अचर। चर में केवल x दिख रहा है, तो एक चर है। तो एक चर में, और x की घात मैक्सिमम कितनी, अधिकतम कितना, एक है, तो एक चर में रैखिक समीकरण हो जाएगा ये। तो उम्मीद करता हूं अब आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। तो इसका भी मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिख के देता हूं, आप 1 मिनट पहले लिखना, फिर आगे चलेंगे। चलिए तो फटाफट से ये डेफिनेशन आपके सामने, एक चर में रैखिक समीकरण, एक चर में रैखिक समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन किया गया है। ये आपके पास थ्योरी है उसकी, अच्छे से इसको लिखिए। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा। ये एग्जाम्पल में भी देखिएगा एक ही चर है, कौन सा? y। इसमें देखो 5 4 2 2 4, ये तो अचर राशियां। चर राशि कौन सी है? y है ना, यहाँ पे भी y y y। तो कितनी चर राशियां हैं? अकेली y है ना, तो एक चर हो गया। एक चर में, और रैखिक का कैसे पता लगेगा? y पे मैक्सिमम घात होनी चाहिए एक, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो एक घात, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो एक घात, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो एक घात। और आपको भी पता घात कैसे निकालते हैं, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा भाई। किसी भी समीकरण की घात कैसे निकलती है? उस समीकरण में जिस भी चर राशि में समीकरण होगा, जिस भी वेरिएबल में इक्वेशन बनेगा, उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है वही उसकी घात होती है। जैसे ये लिखा हुआ है 2x² + 5x + 4 इज इक्वल्स टू 0। तो कितनी पावर, कितनी घात का समीकरण है? तो x तो यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी, ये भी एक ही चर है, एक चर राशि में समीकरण है, लेकिन रैखिक नहीं है। इस बार x पे मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो इसलिए ये द्विघात है। अगर ऐसे लिखा होता x³ + 5x² + 2x + 1 इक्वल्स टू 0, तो चूंकि x में है, एक चर में है तो एक चर में, लेकिन x की मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो ये त्रिघात समीकरण है भाई। x या y या z, जिस भी वेरिएबल में कोई समीकरण होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वही उस समीकरण की अधिकतम घात होती है। कक्षा 9 में पढ़ाया गया। अगर आपको नहीं पता है तो आप कक्षा 9 वाले मेरी वीडियो लेक्चर को जाकर देख लो, वहां पे भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ना, y मैक्सिमम पावर 1, इसलिए चूंकि एक घात है तो रैखिक समीकरण है। एक ही चर राशि है तो एक चर में रैखिक समीकरण का ये भी एग्जांपल हो जाएगा। इसमें भी देखो आप, z है, केवल चर के नाम पे केवल z है, तो एक चर हो गया, और z की मैक्सिमम पावर भी हर जगह 1 है,
1 है तो एक चर में रैखिक समीकरण, ये भी बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे देखो करड़ी में 3, ये x लिखा हुआ है भाई, ये x लिखा हुआ है, तो करड़ी में 3x माइनस 6 करड़ी में 3x बराबर 10, करड़ी में 3 लिखा है, तो ये अचर, ये भी अचर, ये भी, लेकिन वेरिएबल चर में क्या है, x है, तो एक ही चर है और x की मैक्सिमम पावर हर जगह कितनी है, 1 है, तो ये चूंकि रैखिक समीकरण तो एक चर में रैखिक समीकरण हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे भाई, कक्षा 9 में तो इतना पढ़ा ही होगा। और हाँ, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा आपसे कि जो लोग इस वीडियो लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि डेली एक वीडियो आपको मिलेगा इस अध्याय 3 पे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पे, और ये अभी 7-8 दिन लगातार चलने वाला है भाई। हो सकता है लेक्चर बड़ा भी हो जाए क्योंकि इसमें बेसिक चीजें हैं और इसको हाई लेवल तक ले जाना है। तो आप बिल्कुल अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इस पे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी लोग इससे पढ़ सकें, इससे जुड़ सकें, उनका भी फायदा हो। और मैं ये कह रहा हूं कि आप बराबर बने रहिएगा क्योंकि डेली आपको एक वीडियो आपको इस मैथमेटिक्स के इस टॉपिक पे मिलेगा, तो आप यहाँ से बहुत ही प्रॉपर तरीके से नोट्स और बहुत सारे एग्जाम्पल, सोल्यूशन और मतलब होमवर्क भी आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब प्रॉपर तरीके से एकदम जैसे स्कूल में आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है कि भाई कुछ भी छूटना नहीं चाहिए या फिर बेसिक से चलना है, तो यहाँ पे वो चीज़ आप सीख सकते हैं। अगर आप क्लास 10th स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। चलिए फटाफट करिए, इसको लिख लिया होगा आपने, ये तो नहीं लिखना था, ऐसे समझाया मैंने, ये तो नहीं लिखना था पर ये लिखना था, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो अब क्या पढ़ना है हमें, बोर्ड पे आपके दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि एक चर में रैखिक समीकरण का हल या फिर सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मींस रैखिक समीकरण इन वन वेरिएबल, एक चर राशि के साथ। कैसे हल करेंगे देखिएगा, बहुत ईजी है भाई, इसका हल तो आप सभी को आता होगा। जैसे कि एक सपोज दैट एक इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ हो, चर राशि में एक रैखिक समीकरण आपके सामने लिखा हुआ हो कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड ये चल नहीं रहा है, चलिए ऐसे लिखा हुआ हो सपोज दैट 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 13 माइनस एक्स। अब देखो पहले तो ये बताओ कि ये रैखिक है कि नहीं, रैखिक है क्योंकि x की पावर मैक्सिमम 1 है, एक चर में है ना, हाँ केवल x है, बाकी कोई वेरिएबल इसमें नहीं है। तो इसका हल कैसे करते हैं आप सभी को पता है, x वाला एक तरफ कर लेंगे, x वाला एक तरफ और अचर राशि एक तरफ। जैसे क्या होगा, 2x यहाँ पे है, अब इस x को बाएं पक्ष में लाओ तो माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू 13 ये रहने दो, 7 को इधर भेजो तो माइनस 7 हो जाएगा। अब 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 13 माइनस 7 घटा दो 6 हो जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल्स टू कितना, 6/3 इज इक्वल्स टू 2, 3 दूना 6, ये 3 दूना 6, x इज इक्वल्स टू आ गया 2। सॉल्व कर लिया कि नहीं कर लिया, कर लिया। तो रैखिक समीकरण का हल आप सभी को पता है। हाँ, रैखिक समीकरण का हल अगर देखा जाए, कॉन्सेप्चुअली सोचा जाए तो x बराबर 2 का मतलब ये है कि अगर x बराबर 2 इस समीकरण का एक हल है, इसका मतलब स्टूडेंट्स की ये वैल्यू जब इस समीकरण में रखेंगे तो इसका बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आना चाहिए। जैसे सपोज दैट मैं कहता हूं बायां पक्ष, या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इसको शॉर्ट में LHS भी लिखते हैं। अभी मैं बता रहा हूं, आगे से मैं LHS और RHS, राइट हैंड साइड, वही लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। तो LHS की बात कर रहे हैं, LHS में क्या है, 2x प्लस 7 है, तो x का वह मान जहां पे किसी भी समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाए वही उस समीकरण का हल कहलाता है। तो एक चर में रैखिक समीकरण का हल, एक चर x होगा, इसकी घात 1 होगी, तो x का वह मान जहां पे इस समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाएगा वही इसका हल कहलाएगा। और हल कैसे करेंगे वो मैंने आपको करके दिखाया, और ये आपको कक्षा 6वीं 7वीं में भी आता होगा, सिखाया जाता है, बीजगणित का बेसिक है ये, और 9वीं में तो 8वीं में तो पक्का ही किया होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, यहां से आपको पता लग गया कि हल कैसे करेंगे। लेकिन हल होता क्या है कि बायां पक्ष, जहां पे बायां पक्ष बराबर क्या हो जाए, दायां पक्ष। चीजों को बस आपको समझा रहा हूं, एकदम बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये बायां पक्ष की बात करेंगे, LHS की 2x प्लस 7, x बराबर क्या रखना है, 2 रखना है, x बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 7, तो 2 दूना 4 प्लस 7 बराबर कितना हो गया, 11। और यहीं पे जरा सा, यहीं पे देखिएगा दायां पक्ष ये 11 है, ओके। अब यहीं पे क्या करेंगे, दायां पक्ष, दायां पक्ष मैंने कहा क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ राइट हैंड साइड, तो RHS, ओके, RHS वो कितना है, 13 माइनस एक्स है, x की वैल्यू 2 है, x इज इक्वल्स टू 2 है, तो 13 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 2 जल्दी बताइए, 11 होगा कि नहीं होगा। तो देखिएगा LHS बाएं पक्ष भी 11 आया और दाएं पक्ष भी कितना आ गया, 11 आ गया। तो x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पे LHS बराबर क्या हो गया, RHS, इसलिए x बराबर 2 इस वाले रैखिक समीकरण का एक हल है। तो उम्मीद करता हूं अब आपको हल समझ में आ गया होगा, हल करने भी आ गया होगा, यहाँ पे सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक और बेसिक बात आपको बताता हूं,
पर ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक चर में जो रैखिक समीकरण होगा या फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा ना, तो वन वेरिएबल में अगर कोई लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, तो ध्यान रखना कि उसका केवल एक ही हल होगा। इट मींस कि x बराबर 2 यहां पे रखने से इसका बायां दायां बराबर हो गया, x बराबर 2 इसका हल है ना। अब x बराबर 2 के अलावा इस समीकरण का दूसरा और कोई हल नहीं हो सकता है, यह अद्वितीय होता है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ये यूनिक है, यूनिक है भाई। x बराबर 2 के अलावा इसका कोई और हल नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि रैखिक समीकरण का केवल एक ही हल होता है, x का केवल एक ही मान आएगा जिस पर यह समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण जो होता है, खास करके एक चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है, उसका हल अद्वितीय होता है। एक के अलावा x बराबर 2 के अलावा अब इसका कोई और हल आपको नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पे। ये केवल सेटिस्फाई करेगा x इज इक्वल टू 2 पे, कहीं और सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको याद रखना है कि इसका अद्वितीय हल होता है, इसके x बराबर 2 3 4 हल नहीं आते हैं, केवल और केवल एक आता है। जब भी वैल्यू मिलेगी केवल एक ही वैल्यू मिलेगी जहां पे ये सेटिस्फाई होगा। तो वो नोट पॉइंट मैं आपको अभी लिख के देता हूं यहाँ पे, उसके पहले आप इसको लिखिए, जल्दी से सवाल को लगाइए। और जो मैंने बातें कही हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं। ये चीजें लिख के नहीं बताई जा सकती, नोट्स आपका किताब बन जाएगा, पर ये बेसिक चीजें सभी स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, सबको कक्षा 10 में ये समझ में आना चाहिए। तो जो भी बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जिनका मैथ्स में फोकस है और वो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उनका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, वो चीजों को सुन रहे होंगे और कहीं ना कहीं समझ भी पा रहे होंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इसको लिखिए। अभी नोट पॉइंट लिखता हूं, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे वो वाली बात, और मैंने जो कहा है वो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एक चर में हल कैसे निकालते हैं, x का या y का या z का, जिस भी चर में वो समीकरण होगा उसमें x का या y का या z का वह मान जहां पे उसका बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाए, वही उसका हल कहलाता है। बशर्ते निकलता कैसे वो मैंने हल करके दिखाया, आपने किया भी होगा। इसका नोट पॉइंट जो मैंने बताया कि यूनिक, मैंने अभी आपको समझाया था ना कि इसका एक यूनिक हल होता है, यूनिक हल होता है ना। तो वो नोट पॉइंट में लिखेंगे, नोट पॉइंट में लिखेंगे आप यहाँ पे। तो नोट में आपको लिखना है कि प्रत्येक एक चर वाले रैखिक समीकरण का आप लिखिएगा, फटाफट से नोट लिखे कंप्लीट करिए, ये इसके चल नहीं रहा पता नहीं क्यों। चलिए, मैंने लिख दिया है आपके सामने ये नोट पॉइंट, इसको भी कंप्लीट करिए आप। प्रत्येक एक चर वाले रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होता है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग दो चरों में रैखिक समीकरण। ठीक है, धीरे धीरे वहां आ रहे हैं, जो हमारा चैप्टर है, जो टॉपिक मेन है उस पर आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, दो चरों में रैखिक समीकरण, जैसा कि नाम खुद में सजेस्ट कर रहा है, दो चरों की बात कर रहा है, दो चरों। तो यानी कि इसमें दो वेरिएबल होंगे, या तो एक्स वाई होगा, या वाई जेड होगा, या फिर एक्स जेड होगा, या फिर डब्ल्यू एक्स होगा। मतलब कितने वेरिएबल होंगे, दो, एक एक्स एक वाई, या फिर एक वाई एक जेड, दो वेरिएबल्स हो गए, दो चर हो गए। और चूंकि रैखिक समीकरण है ना, तो इसमें घात, मैक्सिमम घात कितनी होगी, एक होगी। मैक्सिमम पावर कितनी आएगी वहां पे, एक आएगी। ठीक है, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण आप समझ गए होंगे। देखिए जैसे मैं समझा रहा हूं, मेरी बातों को सुनिए, आपको मैं लिख के दूंगा, आपको थ्योरी यहाँ पे मिल जाएगी और आपको पता भी होना चाहिए, आप उसको रिवाइज करेंगे। लेकिन बेसिकली अगर आप 10th में हैं तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, आप चीजों को कैच करिए, उनके जो लिखा हुआ उससे लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक घात एक हो गया, और टू वेरिएबल्स कह रहा है, इन टू वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स कितने हो गए, दो, यानी कि इस बार चर राशियां कितनी आएंगी, दो। जैसे कि एक एक्स आ गया, एक वाई आ गया, एक वाई आ गया, एक जेड आ गया। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो, जैसे मान लो सपोज दैट मैंने लिखा हो, जैसे मैंने लिखा हो 7x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, मान लो ऐसा लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो ना, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y, तो वेरिएबल कितने हो गए, दो, तो दो चर राशियां हो गई। और y पे भी पावर 1, x पे भी पावर 1, मैक्सिमम पावर 1, घात 1, तो कौन सी राशि कहलाएगी, कौन सा समीकरण कहलाएगा, रैखिक। x की मैक्सिमम पावर 1 हो गई, तो ये एक रैखिक समीकरण का एग्जांपल है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और मैंने सपोज दैट ऐसे लिखा हुआ 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो। इक्वल्स टू आ गया तो समीकरण है, और यहाँ पे देखो ना y और x दो अलग अलग चर राशियां हैं, और चूंकि इनकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये फिर क्या है, ये दो चर में रैखिक समीकरण है। बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक बात इसमें ये कहना चाहूंगा कि इसका बेसिक अगर देखा जाए, इसका बेसिक फंडा देखा जाए, तो ये दो चर राशि में रैखिक समीकरण ऐसे लिखे हुए आपको मिलेंगे जनरली, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां पे ये भी लिखा होगा कि a नॉट इक्वल्स टू 0,
और b नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब ये क्या कह रहा है कि a एक अचर राशि, b एक अचर राशि, c एक अचर राशि, a और b जीरो नहीं होंगे, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो पूरा ये जीरो, पूरा ये जीरो, ax खत्म, by खत्म, तो केवल चर राशि बचेगी ना, फिर सॉरी केवल अचर राशि बचेगी ना, केवल कांस्टेंट बचेगा ना, वेरिएबल तो बचा ही नहीं। जब वेरिएबल ही नहीं बचेगा तो इक्वेशन कहां से बनाओगे आप? लीनियर इक्वेशन या फिर कोई भी इक्वेशन तभी बनता है ना जब चर और अचर राशियां होती हैं, उनको जोड़ घटाने गुणे भाग के रूप में लिखते हैं। पहले मैं आपको समीकरण पढ़ा चुका हूं, तो आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों बार बार दबाव देके बताया जा रहा है? क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है। ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो लिखने का लॉजिक क्या है? लॉजिक बस इतना सा है कि ये जीरो हो गया तो ये फिर तो वेरिएबल एक्स और वाई दोनों खत्म हो जाएंगे। अगर दोनों खत्म हो जाएंगे तो बचेगा क्या? केवल कांस्टेंट। तो फिर ये समीकरण कहां से बचेगा? नहीं बचेगा ना। इसीलिए, और दोनों में से कोई भी एक जीरो होगा तो ये फिर एक चर राशि, जैसे मान लो अगर a जीरो हुआ तो ax पूरा जीरो हो गया, तो बचेगा क्या? by प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल बचा y, तो ये तो y में रैखिक समीकरण तो होगा, लेकिन एक चर में रैखिक समीकरण हो जाएगा ना, जो अभी जस्ट इसके पीछे पढ़े हैं हम, इसके पीछे जो हमने पढ़ा है एक चर में रैखिक समीकरण, ये तो वो वाला बन जाएगा ना। इसीलिए कंडीशन है कि a और b में से कोई भी जीरो नहीं होगा। तो इसका एक बेसिक रूप यही होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ना, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इस फॉर्म में या तो ये मिल जाता है, क्योंकि ए की जगह पे यहाँ 3 है, बी की जगह पे -1 है, सी की जगह पे 8 है, तुलना करने से पता चल जाता है। तो एक तो बेसिक ये वाला मिलता है आपको समीकरण देखने को, एक ये फिर मिल जाता है, ऐसा वाला भी मिल जाता है कि कहीं कहीं ये बेसिक समीकरण मिलता है कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सपोज दैट सी डी, कुछ भी जो तुम्हारी मर्जी लिख दो। यहाँ पे भी है कि ए नॉट इक्वल्स टू जीरो और बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। ऐसा वाला समीकरण भी आपको मिल जाता है। भाई ऐसा वाला कहाँ से मिलता है? ऐसा वाला इसलिए मिलेगा क्योंकि ये देखो ना, जैसे कि यहाँ पे 7x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ बराबर में आ गया, अचर राशि आ गई है ना, जिसमें ये भी जीरो नहीं हो सकता, ये भी जीरो अगर हुआ तो फिर कोई भी एक गायब हो जाएगा। तो या तो ये रैखिक समीकरण एक चर में हो जाएगा, या फिर अगर दोनों जीरो हो गया तो फिर एक समीकरण बचेगा ही नहीं, ये कांस्टेंट में बदल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इन बेसिक बातों को समझ पा रहे होंगे। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मेहनत करिए भाई मैथमेटिक्स में, क्लास 10th में इतना तो आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो और कमेंट करके मुझे बताइएगा, जिन बच्चों के पास मेरा नंबर है वो जरूर मेरे को मैसेज करें, और हाँ जिनके पास नहीं है वो बराबर यूट्यूब चैनल पे नीचे कमेंट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे कमेंट मार दो ना कि सर ये चीज़ समझ में आया, नहीं आया, मजा आया, नहीं आया, जो भी है। ठीक है, कमेंट करो तो मुझे पता चलेगा। और जिनके पास नंबर है वो पर्सनली मेरे को मैसेज डाल सकते हैं कि सर ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए, तो ax अब ये देखो डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, तभी आपको मजा आने वाला, तभी आप आगे जाके कंपटीशन में फाइट कर सकते हो, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। तो क्या लिखा हमने? ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू डी। उसका बेसिक ये, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। एक्स वाई में ये वेरिएबल है, दो चर में, और चूंकि सबकी पावर एक है तो दो चर में रैखिक समीकरण इस फॉर्म में भी आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ax प्लस बी वाई बराबर डी, ये एक जनरल फॉर्म हो गया, और ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये भी एक जनरल फॉर्म हो गया। किसका? दो चर में रैखिक समीकरण का। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और जैसे मैंने समझाया कि बेसिक से मतलब लॉजिक से कैसे चलना है, दो चर यानी कि एक्स वाई वाई जेड या फिर एक्स जेड, कुछ भी दो चीजें रहेंगी, दो वेरिएबल चीजें रहेंगी, दो चर राशियां रहेंगी, और उनकी मैक्सिमम पावर होगी 1, तो वो दो चर राशि में रैखिक समीकरण हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसकी भी मैं थ्योरी थोड़ी सी आपको लिखाता हूं, बता देता हूं, फिर आगे चलेंगे। चलिए, तो ये रहा आपके सामने, ये आपके सामने मैंने लिख दिया हुआ है इसका थ्योरी। इसको कंप्लीट करिए फटाफट, इस थ्योरी को कंप्लीट करिए। दो चरों में रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इसका मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अगर लिखा जाए, इसकी थ्योरी को बताई जाए तो कैसे बताई जाएगी, आपके सामने लिखा हुआ है, एक्सप्लेन मैं पहले कर चुका हूँ। जल्दी से लिखिए इसको, फिर दो चरों में रैखिक समीकरण, अब आपको पता चलेगा ना कि होता क्या है। ये होते हैं, इस तरीके का एग्जाम्पल है, ये होते हैं, इनके बारे में बता चुका हूँ, इसलिए मैं अब टाइम नहीं खराब करूंगा। तो ये आपको पता चल गया। अब दो चरों में रैखिक समीकरण का हल सीखेंगे हम इसके जस्ट आगे। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके, चलिए, तो दो चरों में रैखिक समीकरण के हल हमें सीखना है, लेकिन चूंकि ये आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो हो गया और आपको पता है कि मैं बहुत बड़ी वीडियोस एक बार में नहीं लेके आता हूँ, तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको। देखिए, अब तक मैंने जो भी प्रॉमिस किया वो पूरा किया। अगर आप इस चैनल पे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा भी होगा। तो आई प्रॉमिस की दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, लीनियर इक्वेशन के पेयर इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल में, जो इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो मैं आपको कवर करूंगा, वो मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा इस चैनल पे। अगर मैंने शुरू किया है, जो चीज मैंने शुरू कर दी उसको मैं फिनिश करता हूं बहुत प्रॉपर तरीके से। तो ये मेरी गारंटी है कि अभी ये शुरू हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म।
दो चर वाले रैखिक समीकरण या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये अभी शुरुआत है, चूंकि मैंने आपको थ्योरी सहित बेसिक से मैं आपको शुरू किया, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीजों को क्लियर करने में, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ये बेसिक चीजें आपको क्यों क्लियर की जा रही हैं, आप बस एक दो लेक्चर रुक जाओ मेरे साथ, फिर आपको पता चलेगा कि सर इतना आराम से इतना बेसिक कंप्लीट करा करा के बेसिक चीजें पढ़ा के क्यों पढ़ा रहे थे, कि बेसिक चीजें बार बार वो एम्फसाइज कर रहे थे, दबाव दे रहे थे कि ये जान लो ये जान लो ये जान लो। तब तुम्हें पता चलेगा जब मैं इस चैप्टर के एडवांस चीजों को डिस्कस करूंगा, वहां पे आपको महसूस होगा कि हाँ अगर वो बेसिक्स नहीं पता होते तो ये एडवांस हमें समझ में नहीं आता। तो वो आपको प्रॉमिस किया जा रहा है कि जितने भी लेक्चर्स लगेंगे, 3 4 5 6 जितने भी लेक्चर्स लगेंगे, आपके लेक्चर्स लिए जाएंगे, आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट, जरूरत पड़ी तो 1 घंटे का भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी ये शुरुआत है चूंकि इस चैप्टर की, इसलिए मैं इसको बहुत लंबा करके आपको, और मुझे पता है कि आप लंबा ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो इसलिए चूंकि मतलब ट्रुथ क्या है वो मुझे पता है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए क्लास में, एक नए लेक्चर में, एक नए कॉन्सेप्ट दो चरों में रैखिक समीकरण के हल के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।